नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़े थे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में पढ़ रहे थे जुडिशरी में हम लोग बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहे थे अभी तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ जो हमने पढ़ी थी उसमें एक हमने पढ़ा था न्यायिक पुनराविलोकन, जिसको हम लोग न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। तो हमने आपको उसमें बताया था कि जब हम लोग जुडिशियल रिव्यू को और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो यहीं से एक जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में जुडिशियल एक्टिविज्म। और जुडिशियल एक्टिविज्म एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म और साथ में PIL, ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप यहाँ से कुछ सीख पाएंगे और इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। चलिए तो बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। इसको कहते हैं हिंदी में न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ये है क्या मामला और इसका कैसे जन्म हुआ, इस मतलब ये जो नाम है न्यायिक सक्रियता जो शब्द है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। जैसे शुरू में अगर हम लोग देखें तो अगर जिस समय राजतंत्र हुआ करता था तो राजा के हाथों में सारी शक्तियाँ होती थी। राज्य की जो 3 शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, 3, और इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, न्यायपालिका का कानून होता है उसके सही गलत की व्याख्या करना, और कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को सही से लागू करना। और ये तीनों का काम होता है देश हित में काम करना, लोक कल्याण, जनता के हित में काम करना, ये इनके काम होते हैं तीनों के। लेकिन जब तीनों पावर एक ही बॉडी में हो तो वो बॉडी तानाशाह हो जाएगी और यहाँ पर जनता का कल्याण पीछे हो जाएगा और वो व्यक्ति तानाशाह बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी को कानून बनाना है, उसी को उसकी जांच करनी है और उसी को उसे लागू करना है, तो सारी पावर उसी के पास है, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो वो क्या बन जाएगा? एक डिक्टेटर बन जाएगा, एक तानाशाह बन जाएगा। तो राजा के द्वारा जो शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा था, जनता के अधिकार वहाँ पर कुछ नहीं थे। तो ऐसे ये चलता रहा। फिर धीरे धीरे कुछ इस दुनिया में दार्शनिक जन्म लेते हैं, फिलोसोफर जन्म लेते हैं, और वो फिलोसोफर बोलते हैं कि राजा की शक्तियों को कंट्रोल कैसे किया जाए, है ना, उसका रास्ता बताते हैं। तो इन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक जिसे हम मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू। तो ये जो मॉन्टेस्क्यू था, इसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्या लिखा था? द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज किसका है? ये मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ने यहाँ पर शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इन्होंने बताया इस सिद्धांत में कि ये जो शक्तियाँ हैं जो एक बॉडी में हैं, एक बॉडी में ना रखकर इसको बांट दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, यानी राज्य की शक्तियों को 3 पार्ट में बांटा जाए, है ना, 3 भागों में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए। तो इन्होंने क्या बोला? शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया जाए, शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया जाए। विभाजित किया जाए। बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, बड़ा मज़ेदार है और समझ में आ गया तो कभी जीवन में भूलोगे नहीं। तो क्या बोला कि जो शक्तियां हैं राज्य की वो 3 हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसको तीनों को अलग अलग कर दिया जाए, यानी राज्य की शक्तियों को 3 भागों में, राज्य की शक्तियों को 3 भागों में बांटा जाए, यानी ये तीनों शक्तियाँ अलग अलग कर दी जाए भाई।
कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। यानी जो विधायिका वाली पावर है, न्यायपालिका वाली पावर है, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये जो एक ही बॉडी में होती है, किंग में, तो किंग ही विधायिका है, किंग ही कार्यपालिका है, किंग ही न्यायपालिका है, जिसकी वजह से जनता के जो अधिकार हैं उनका ये उल्लंघन करता है ना। जनता की स्वतंत्रता नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब तक ये पावर अलग अलग नहीं की जाएंगी, मतलब कानून बनाने की शक्ति किसी अलग बॉडी को दे दिया जाए, कानून संविधान के अनुरूप बना है कि नहीं, इसकी जांच करने की शक्ति किसी अलग बॉडी को दे दी जाए, और फिर उसे सही से देश में लागू करने की जो पावर है वो किसी अलग व्यक्ति को दे दी जाए। ये बात यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू ने रखी। ऐसा करने से ही जनता का कल्याण हो सकता है, कल्याणकारी नीतियाँ बनेंगी। तो इस सिद्धांत को अमेरिका ने बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया। अमेरिका ने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को बहुत ही कठोरतापूर्वक फॉलो किया। तो शक्ति का जो पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, ये अमेरिका ने बहुत अच्छे से फॉलो किया। अब हम लोग अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ये जो तीनों बॉडी होती हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग हैं। कार्यपालिका यानी वहाँ राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति ही वहाँ पर शासन चलाते हैं। विधायिका जो वहाँ की संसद है, कानून बनाती है, और न्यायपालिका है वहाँ पर। तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। कार्यपालिका का विधायिका से कोई लेना देना नहीं है, विधायिका का कार्यपालिका से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, दूर दूर का संबंध नहीं है। इसी प्रकार न्यायपालिका का इनसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया जितना कि अमेरिका में किया गया है। यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण तो है भारत में, बट उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया जितना कि अमेरिका में। कैसे, आइए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो भारत की स्थिति अगर हम लोग देखें, तो भारत में आपको हम पढ़ा चुके हैं, विधायिका से कार्यपालिका का जन्म होता है, विधायिका से कार्यपालिका की उत्पत्ति होती है। यानी जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को जन्म देती है। ये बात हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, और अगर जिसने ना देखा हो वो हमारा लेक्चर, तो आई बटन पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो आप हमारे एप्लीकेशन रवीन एकेडमी पर भी वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो भारत में है क्या, ये जो मान लो 3 शक्तियां हैं राज्य की, आपको इसको एक पाई चार्ट से समझाते हैं। एक पाई चार्ट बना लेते हैं। ये तो यहाँ पर जैसे ये रही विधायिका, है ना, ये रही न्यायपालिका, और ये रही कार्यपालिका। तो विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, निर्णय देना काम नहीं है, कानून बनाना काम है। निर्णय देना काम किसका है? न्यायपालिका का। यानी विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या करना भी न्यायपालिका का काम है, और कार्यपालिका का काम है उन कानूनों को लागू करना। ये काम है। अगर ये लोग अपने अपने ही काम कर रहे होते, तो हम कह सकते थे कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भारत में स्ट्रिक्टली लागू होता है। लेकिन है क्या, भारत में ये लोग अपने अपने क्षेत्र में तो काम करते ही हैं, साथ ही साथ ये एक दूसरे के क्षेत्र में भी घुस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं ना। देखो ध्यान से समझना,
राष्ट्रपति किसके हेड होते हैं? कार्यपालिका के। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के। तो इनका काम होना चाहिए, कार्यपालिका वाला काम होना चाहिए, लेकिन ये तो अध्यादेश जारी कर देते हैं। अध्यादेश याद आया आपको? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 आपको मैं पढ़ा चुका हूँ जब राष्ट्रपति पढ़ाया था। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं, और अध्यादेश की वही वैल्यू होती है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की वैल्यू होती है। यानी ये एक कानून जैसा होता है, ये एक कानून जैसा होता है। भले ही ये टेम्परेरी होता है बट होता है, लेकिन अगर बाद में इसे स्वीकार कर ले विधायिका तो वो कानून भी बन जाता है, परमानेंट बन जाता है। तो राष्ट्रपति का काम कानून बनाना नहीं है, ये विधायिका के पार्ट है, लेकिन ये यहाँ पर कानून बना देते हैं अध्यादेश के रूप में। तो ये किसका काम कर रहे हैं? विधायिका वाला काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है कार्यपालिका के कुछ ऐसे काम हैं जो विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर देती है। इसका मतलब है कार्यपालिका कुछ काम विधायिका वाले भी कर देती है, कानून बना दिया। फिर आप देखो, जैसे अगर हम लोग बात करें कार्यपालिका में, जैसे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट जैसे मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है या जो एक डीएम है, डीएम, चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डीएम। तो डीएम एक प्रशासनिक अधिकारी है जो कि कार्यपालिका का ही पार्ट है, लेकिन ये कभी कभी निर्णय भी सुनाता है, मतलब न्याय भी करने लगता है। अर्ध न्यायिक शक्तियाँ इनके पास हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये किसका काम करने लगी? कार्यपालिका, डीएम किसका काम करने लगी? न्यायपालिका का काम करने लगी। इसका मतलब कार्यपालिका कुछ कुछ मामलों में विधायिका के भी काम कर देती है, कुछ कुछ मामलों में न्यायपालिका के भी काम कर देती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई स्टील की बाउंड्री नहीं है कि एक कार्यपालिका तुम विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करोगे। भारत में ऐसा नहीं है, लेकिन अमेरिका में है। अमेरिका में कार्यपालिका विधायिका के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। अब वहीं देखो, अगर हम लोग न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका भी इनके क्षेत्रों में घुस जाती है। न्यायपालिका का जो काम है वो तो करती ही है, साथ ही साथ न्यायपालिका भी इनके क्षेत्रों में घुस जाती है, विधायिका भी न्यायपालिका के क्षेत्र में घुस जाती है। यानी भारत में जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है वो स्ट्रिक्टली अर्थात कठोरतापूर्वक लागू नहीं किया गया है। इतनी बात आपको समझ में आई? देखो बच्चों, ये जो क्लास का जो आधार है, जो ये जो हमने पॉइंट उठाए हैं, ये एम लक्ष्मीकांत की बुक से उठाए हैं। क्लियर? तो आप ये लेक्चर पढ़ने के बाद, लेक्चर देखने के बाद आप लक्ष्मीकांत सर की बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसानी से वो समझ में आ जाएगी। एक ही बार में आप उसे पूरा समझ लोगे। तो भारत में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत बहुत ही मजबूती के साथ लागू नहीं किया गया। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के क्षेत्र में घुस सकते हैं। विधायिका कार्यपालिका के कुछ काम निपटा सकती है, कार्यपालिका विधायिका के कुछ काम निपटा सकती है, ठीक है। न्यायपालिका विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है, कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत बहुत ही रिजिडिटी के साथ दृढ़तापूर्वक लागू नहीं किया गया है। इसको हम शक्ति संतुलन का सिद्धांत कह सकते हैं। ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर देते हैं। तो अगर विधायिका अपना काम सही से नहीं करती है तो न्यायपालिका उसके क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगी कि ए विधायिका, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रही हो सही से, आपको अपना काम करना चाहिए ताकि जनता का कल्याण हो। तो न्यायपालिका जब विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगती है या न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगती है तो उसे कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जी हाँ दोस्तों, देखो सुनो बच्चों, सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला? जब न्यायपालिका विधायिका के क्षेत्र में घुसने लगती है, क्यों? इसका मतलब विधायिका अपना काम सही से नहीं कर रही है, इसीलिए न्यायपालिका का दायित्व है कि तुम अगर सही से काम नहीं करोगे जिससे जनता का नुकसान हो सकता है, जनता का कल्याण बाधित हो सकता है, इसलिए मेरा दायित्व है कि हम तुम्हें याद दिलाएं, और तुम अगर नहीं सुनते तो हम तुम्हारे क्षेत्र में घुस के हस्तक्षेप करें। ठीक है, इसका मतलब है कि न्यायपालिका एक्टिव हो गई, एक्टिव। तो जब न्यायपालिका विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है या न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है तो
तो उसे जुडिशियल एक्टिविज्म बोला जाता है, न्यायिक सक्रियता बोलते हैं। ऐसा करती क्यों है? ऐसा इसलिए करती है जब विधायिका सही से काम ना करे, कार्यपालिका सही से काम ना करे तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई राइट नहीं है। ठीक है, क्लियर, गुड। वेरी गुड। चलो, तो मैं एक बार चेक कर लूँ, जो लोग हमें मेरे एप्लीकेशन पर लाइव देख रहे हैं, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर यहाँ पर हूँ, और आप लोग एक बार चैट में बता दीजिए सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। क्योंकि जब आप लोग इसे बता देंगे कि हाँ सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, इसका मतलब है कि बाद में जो रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे उन्हें भी समझ में आएगा। गुड, वेरी गुड। चलिए, सभी को क्लियर है। तो भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे शुरू होता है, इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई। चलो, तो अभी न्यायिक सक्रियता के बारे में अभी बहुत सारी बातें हमें यहाँ पर करनी है। तो न्यायिक सक्रियता का स्कोप भारत में है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म को अगर हम अपने शब्दों में डिफाइन करें, फिर हम बुक की परिभाषा में भी आएंगे, बुक में क्या लिखा है उसमें भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इसको हम अपने शब्दों में अगर डिफाइन करें तो हमने इसकी परिभाषा जो लिखी है, न्यायिक सक्रियता वह साधन है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, पेन उठा लो, लिखो, नोट करो। न्यायिक सक्रियता वह साधन है जिसके माध्यम से न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश करती है और उनको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बाध्य करती है। जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता वह साधन है जिसके माध्यम से न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है और उनको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बाध्य करती है, और उनको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बाध्य करती है। बात समझ में आ गई बच्चों? देखो, अगर न्यायपालिका ऐसा काम करती है तो विधायिका को बुरा लगेगा नहीं, कार्यपालिका को भी बुरा लगेगा। जैसे मान लो हम हैं और कोई दो लोग और हैं, तीनों को कोई काम दिया गया कि ये काम जनता के कल्याण के लिए करना है। पता लगा कि हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन वो दो बॉडी अपना काम नहीं कर रही सही से, वो दो लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा अकेले काम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अकेले हम चाहे इतना काम कर लें, तो हमें क्या लगेगा कि यार इन लोगों को भी हम पुश करें कि तुम्हें भी करना पड़ेगा, तभी हमारी मेहनत सफल होगी। तो हम उन्हें पुश कर रहे हैं कि ये तुम भी करो अपना काम, तुम भी अपना काम करो। तो उन दोनों को क्या लगेगा, अगर वो आलसी टाइप के हैं तो उनको बुरा लगेगा ना कि पता नहीं क्यों फर्जी में हमको परेशान कर रहे हैं। जैसे हम तुम लोगों से बोलते रहते ना कि बच्चों पूरा पहले लेक्चर देखो, फिर इसका नोट्स बनाओ, नोट्स बना के मेरे पास भेजो। तो इसमें कुछ बच्चे सोचते होंगे अरे फर्जी में बताते रहते हैं, फर्जी में नहीं, उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे ही न्यायपालिका अगर विधायिका से कहे तुम अपना काम करो, काम नहीं कर रहे हो, कार्यपालिका को कहे
तुम अपना काम करो, काम नहीं कर रहे हो, तो विधायिका और कार्यपालिका को लगेगा अरे ये तो अनावश्यक हमें परेशान करते हैं। तो इस ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं कि न्यायपालिका एक्टिव हो गई है, सक्रिय हो गई है, तो इसको कहते हैं न्यायिक सक्रियता। तो ये अच्छी बात है, न्यायिक सक्रियता एक अच्छी बात है। लेकिन अगर न्यायिक सक्रियता कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो जाए, न्यायपालिका कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाए, तो फिर विधायिका और कार्यपालिका ज़्यादा ही परेशान हो जाएगी, विधायिका और कार्यपालिका कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाएगी। तो कहें ज़्यादा परेशान ना करो किसी को, एक सीमा तक तो परेशान कर सकते हो, ठीक है, नहीं कहते अति हो गई, अब बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ, है ना, तो उसको बोलेंगे अति न्यायिक सक्रियता। तो अति न्यायिक सक्रियता, तो अति न्यायिक सक्रियता ये चीज सही नहीं है, न्यायिक सक्रियता तो सही है। क्लियर हो गई बात? ओके, तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। आज इसको पूरे 1 घंटे में इसको ख़त्म भी करना है, पूरा सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया हमने आपको। अब इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो न्यायिक सक्रियता की अब हम वो परिभाषा बता रहे हैं जो किताब में लिखी है, या किताब वाली परिभाषा आपको रटना नहीं है, उसको पढ़ के समझ लेना है, उसका मीनिंग यही है जो हमने अभी यहाँ पर समझा दिया है, और आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो किताब में लिखते हैं न्यायिक सक्रियता क्या है। तो एम लक्ष्मीकांत सर की बुक में लिखा है, इसका आशय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो न्यायिक सक्रियता का आशय है कि नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए, तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए। 2 बातें आ गई यहाँ पर, और इन टर्म को आप अंडरलाइन भी करोगे। नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण और समाज में न्याय, जस्टिस, न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका निभाना, न्यायपालिका द्वारा, न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका अदा करना। तो ये डेफिनेशन बुक में लिखी है और आप इसे भी समझ सकते हो, बहुत आसान है। 2 बातें यहाँ पर कही गई है, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए और न्याय को समाज में मतलब बढ़ावा देने के लिए। कौन आगे आए? न्यायपालिका आगे आए। तो इसको कहते हैं न्यायपालिका आगे आ गई, ये एक्टिव हो गई, यही है न्यायिक सक्रियता। तो इसके अंतर्गत न्यायपालिका करेगी क्या कि कोई असंवैधानिक काम करेगी? नहीं 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 नहीं, भारत में कोई भी असंवैधानिक काम नहीं कर सकता है ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क नहीं कर सकता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये नहीं है कि संवैधानिक मामलों का उल्लंघन हो रहा है। अगर न्यायपालिका सक्रिय हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ना कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो आगे इसको और समझ सकते हो, यानी न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायपालिका संवैधानिक प्रणाली के तहत संवैधानिक मूल्यों और नैतिकता को बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है। क्लियर? फिर से सुनो, न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायपालिका संवैधानिक प्रणाली के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है हमारा, उसके अधीन रहते हुए संवैधानिक मूल्यों, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बातें कही गई हैं, और जो मोरालिटी है, नैतिकता को बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है। तो 2 टर्म, संवैधानिक मूल्यों और नैतिकता को बनाए रखने के लिए जब न्यायपालिका संविधान के दायरे में रहकर सक्रिय भूमिका निभाती है तो वो होती है जुडिशियल एक्टिविज्म। जो हमने बोला है इसको आप लेक्चर को पॉज करके लिख लीजिएगा,
लिख जरूर लीजिएगा, तभी बात बनेगी। क्लियर? अब इसमें न्यायिक सक्रियता को एक दर्शन भी बताया गया है। कहते हैं न्यायिक सक्रियता एक न्यायिक दर्शन है जो न्यायाधीशों को पारंपरिक पूर्व दृष्टांतों या निर्णयों से हटकर, जो परंपरागत तरीके से जो न्यायाधीश काम करते हैं ना, उनका न्यायाधीशों का परंपरागत काम क्या है? न्याय सुनाना, न्याय करना, यही काम करते हैं ना। तो न्यायिक सक्रियता के बारे में कहा गया है कि न्यायिक सक्रियता एक न्यायिक दर्शन है, एक जुडिशियल फिलॉसफी है जो न्यायाधीशों को पारंपरिक पूर्व दृष्टांतों पर निर्णयों से हटकर प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। ऐसा नहीं कि हम परंपरा के अनुसार बस चल रहे हैं केवल, और कुछ नया भी हमें करना चाहिए। तो ये न्यायिक सक्रियता कुछ नया भी करने को प्रेरित करती है। क्लियर हो गई बात? तो इसका जो उद्भव है भारत में वो 1970 के डिकेड के मिड में इंडिया में इसका जन्म होता है न्यायिक सक्रियता का। तो कब उद्भव होता है इसका? 1970 के दशक में इंडिया में, 70 के दशक के मध्य में इसका ओरिजिन होता है न्यायिक सक्रियता का। और ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इससे क्या होगा, जो नागरिक दुविधाओं को संबोधित करने और कानूनों के सकारात्मक और मानक पहलुओं के बीच के अंतर को भरने के लिए न्यायपालिका द्वारा अपने स्वविवेक और रचनात्मकता का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप इसका जन्म होता है। यानी कुल मिलाकर वो न्यायपालिका जो है कुछ प्रगतिशील बातें सोच रही है, जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाती है। हमें अगर कोई नया प्रोग्रेसिव विचार हमारे दिमाग में आए तो हम एकदम एक्टिव हो जाएंगे। जैसे हम परंपरागत काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन कुछ नया विचार आए और फिर उसमें प्रगतिशील विचार आ जाए तो हम एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे ही न्यायपालिका कुछ प्रगतिशील काम करती है न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। क्लियर? तो जैसे मान लो मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हम कर सकते हैं। तो याचिका दायर कर अधिकारों की रक्षा की गुहार हम लगा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एक बात, हाँ, तो ये तो हो गया न्यायिक सक्रियता, बस बहुत है, इसमें इतना ही समझेंगे और क्या समझेंगे। अब देखो न्यायिक सक्रियता क्या सही है कि गलत है। तो मेंस में अगर क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाए कि न्यायिक सक्रियता क्या सही है क्या गलत है, तो देखो हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग इसको कहेंगे सही है, कुछ लोग कहेंगे नहीं सही है। तो हम क्या करें? हमें तो ऐसा डिसीजन देना नहीं है, हमें तो एक निष्कर्ष पर पहुंचना है, क्योंकि हम एक सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं। तो हमसे उम्मीद की जाएगी कि आप न्यायिक सक्रियता के बारे में क्या निष्कर्ष लेते हो, क्योंकि बहुत लोग इसे अच्छा कहते हैं, बहुत लोग इसे, बहुत विद्वान इसे खराब कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, हमेशा जो सिविल सर्वेंट होता है या जो सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट होता है उसको हमेशा बीच का रास्ता निकालना होता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, दोनों की सुनी और हम बीच से निकल गए। बीच से निकल के हम आगे बढ़ जाएंगे। यही विशेषता होती है सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट की, क्योंकि मेरा हाथ बंधा है, ना हम पक्ष में बोलेंगे ना विपक्ष में, बातें दोनों की कहेंगे और बाद में एक बीच का निष्कर्ष यानी मध्यम मार्ग अपना लेंगे। तो हमेशा सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट को एक मध्यम मार्ग अपना कर क्वेश्चन लिखना होता है। अगर वो किसी एक पक्ष को फेवर कर दे तो उसको इम्बैलेंस आंसर हो जाएगा, यानी असंतुलित आंसर हो जाएगा और उसमें मार्क्स कट जाएंगे। तो मार्क्स लेना है तो हमें मध्य का रास्ता निकालना है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में कुछ लोग इसके पक्ष में बात करते हैं। तो जो इसके पक्ष में बात करते हैं, कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो बात कहते हैं इससे न्याय की स्थापना होती है। इससे क्या होती है? न्याय की स्थापना, है ना। जैसे
अगर किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें एक्टिव हो जाए तो उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होगा, अगर हो भी गया तो उसे वापस मिल जाएगा, यानी न्याय मिल जाएगा। तो अगर न्यायपालिका एक्टिव हो जाती है तो देश में अच्छे से न्याय होने लगेंगे, यानी न्याय की स्थापना होगी। ये एक बात। दूसरा है संतुलित कानून प्रदान करने में भी इसकी भूमिका है। कैसे? ध्यान से समझो। संतुलित कानून प्रदान करने में भूमिका, संतुलित कानून प्रदान करने में रोल होता है इसका। कैसे? देखो ध्यान से समझो। जैसे मान लो पार्लियामेंट ने कानून बनाया, किसने बनाया? संसद ने कानून बनाया, और वो कानून ऐसा बना दिया कि जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून की जांच करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुआ, सक्रिय हो गया और कानून की जांच कर ली और पता लगा कि वो कानून सही नहीं है, संवैधानिक जो प्रोविज़न है, उपबंध है, उनका उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कानून की उन बातों को नल एंड वाइड कर दिया जाएगा जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो एक संतुलित कानून बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर न्यायपालिका सक्रिय है तो असंतुलित कानून बनने के चांस कम होंगे, संतुलित यानी बैलेंस लॉ बनने के चांस ज़्यादा होंगे। तो ये भी इसका इम्पोर्टेंस है, इसके पक्ष में ये बात कही इन लोगों ने। तीसरा, न्यायपालिका में आस्था, न्यायपालिका में आस्था। तो जैसे मान लो कार्यपालिका सही से काम नहीं कर रही है, न्याय और विधायिका सही से काम नहीं कर रही है, तो जैसे हम लोग होते हैं ना, सरकार पे विश्वास उठ गया, संसद पे भी विश्वास बहुत बार उठ गया, तो फिर हमें एक आस्था होती है कि जब कोई मेरी नहीं सुनेगा तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ज़रूर हमारी मदद करेगा और हमारे पक्ष में बोलेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका एक्टिव है तो लोगों को न्यायपालिका में आस्था जागेगी। इसका मतलब है कि अगर कोई और हमारे साथ गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद करेगा, न्यायपालिका मदद करेगा। अगर ये एक्टिव है, और एक्टिव ही नहीं है, सो रही है, तो फिर लोगों की आस्था नहीं होगी। तो कहते हैं अगर जुडिशियल एक्टिविज़म है तो लोगों को न्यायपालिका यानी जुडिशरी के प्रति एक आस्था पैदा होगी, विश्वास पैदा होगा। तो ये बात कही कुछ विद्वानों ने कि इस लिहाज से जुडिशियल एक्टिविज़म काफ़ी ठीक है। और नेक्स्ट बात जो बोली है इसके पक्ष में स्कॉलर्स ने कहा है कि सार्वजनिक शक्ति के दुरुपयोग की जांच संभव होगी। सार्वजनिक शक्ति, सार्वजनिक शक्ति के दुरुपयोग की जांच संभव। तो जैसे कोई सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, मिसयूज करती है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत अगर एक्टिव है, न्यायपालिका एक्टिव है, तो उसकी जांच बिठा देगी, जांच कर देगी, क्योंकि न्यायपालिका को कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का राइट है, बिल्कुल है। भारत में ऐसी व्यवस्था है, चेक एंड बैलेंस वाली। तो सार्वजनिक शक्ति के दुरुपयोग की जांच संभव होगी अगर न्यायपालिका एक्टिव है, सोई हुई है तो कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट बात, विधायिका का मार्गदर्शन, इससे विधायिका को मार्गदर्शन मिलेगा, विधायिका को मार्गदर्शन मिलता है इससे। अगर विधायिका कुछ गलत कर रही है ना, लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं कर रही है सही से, अगर कोई भी बॉडी, चाहे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अगर सही से काम नहीं कर रही है तो फिर लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा, बाधित हो जाएगा। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो जब ये बॉडी अपना काम सही से करेगी तो कल्याण होगा, और अगर सही से काम नहीं करेगी तो कल्याण नहीं होगा। तो अगर सही से काम नहीं कर रही तो विधायिका को न्यायपालिका क्या करेगी? डायरेक्शन देगी, मार्गदर्शन करेगी। क्लियर? तो कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म इस लिहाज से अच्छा है, इस लिहाज से अच्छा है।
इतनी बात समझ में आई? ओके, गुड। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगेंस्ट, जो स्कॉलर हैं इसके विपक्ष में, इसके अपोजिशन में क्या बोला है उन्होंने। तो हम इसके विपक्ष में तर्क दें उसके पहले हम आपको सूचित करते हैं कि अगर आपको हमारा ऑनलाइन डिटेल में क्लास करना है तो आप प्ले स्टोर से हमारे प्लेटफॉर्म रवीन एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और अगर आपको डिटेल में जानकारी लेनी है ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करिए या मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे बात करके आपको पूरा गाइड कर देगी कैसे आप हमारी कक्षाएं अटेंड कर सकते हैं, किस तरीके से आप कोर्स ले सकते हैं। तो चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क, तो विपक्ष में तर्क क्या है समझो, सोचो। कहते हैं कि जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है ना, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कहते हैं कि इसका उल्लंघन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उल्लंघन? न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में घुस रही है, विधायिका के क्षेत्र में घुस रही है, तो कहते फिर शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू ही कहाँ हुआ इंडिया में। तो ये तो कोई बहुत बड़ा दमदार पॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि भारत में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत पूर्णतया फॉलो किया ही नहीं गया है। जब पूर्णतया फॉलो किया ही नहीं गया है तो फिर उल्लंघन की बात कहाँ से आ गई। लेकिन फिर भी जो विद्वान हैं वो तर्क देते हैं, तो कहते हैं शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। यानी न्यायिक सक्रियता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिकूल है, प्रतिकूल है। तो कैसे हमने बताया था आपको, जैसे ये आप एक पाई चार्ट बनाएंगे तो ये है मान लो न्यायपालिका, अरे यार कैसे लिख गया, न्याय, और ये है विधायिका, ये है कार्यपालिका। तो अपना अपना काम कर रहा है। बट भारत में चूंकि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत पूर्णतः फॉलो किया ही नहीं गया है, तो न्यायपालिका यहाँ भी हस्तक्षेप कर सकती है, यहाँ भी हस्तक्षेप कर सकती है। यानी इनके क्षेत्र में भी घुस सकती है, इनके क्षेत्र में घुस सकती है, इनको पुश कर सकती है कि नहीं तुम अपना काम करो सही से। तो कुछ विद्वान कहते हैं ये तो फिर शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का उल्लंघन है, तो उनकी नज़रों में है। लेकिन भारत में जब शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत पूर्णतः है ही नहीं तो फिर उल्लंघन कैसा। खैर, लेकिन जब भी हम एग्जाम में लिखेंगे तो ये बात लिखेंगे तो जरूर। दूसरी बात स्कॉलर कहते हैं संविधान द्वारा समर्थित नहीं है, संविधान द्वारा इसे समर्थन प्राप्त नहीं है, संविधान द्वारा समर्थन प्राप्त नहीं है, इसको समर्थन प्राप्त नहीं। ये भी एक पॉइंट दिया है, क्लियर। लेकिन ये बताओ, ये देश के नागरिकों के लिए तो सही है ना, ये तो नागरिकों के फेवर में ही काम करेगी ना अगर एक्टिव होगी। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, न्यायाधीशों की व्यक्तिगत राय समाज पर लागू होने का खतरा होता है। न्यायाधीशों की व्यक्तिगत राय समाज पर लागू होने का खतरा होता है, लागू होने का खतरा। कहते हैं कि जो न्यायपालिका में बैठे हुए न्यायाधीश ये अगर एक्टिव हो जाएंगे तो हो सकता है कि ये अपनी व्यक्तिगत राय समाज पर थोपना शुरू कर दें, इसका खतरा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, संविधान ऐसा करने नहीं देगा ना, लेकिन चूंकि स्कॉलर ने बोला है तो बोला है। नेक्स्ट है, कहते हैं कि बार बार हस्तक्षेप के कारण, यानी जो न्यायपालिका बार बार हस्तक्षेप करे कार्यपालिका के कार्यों में, बार बार हस्तक्षेप करे विधायिका के कार्यों में, तो कहते हैं जब कार्यपालिका बार बार हस्तक्षेप करती है विधायिका को और कार्यपालिका को, तो ऐसे जो संस्थान हैं जो कार्यपालिका और विधायिका से जुड़े हुए संस्थान हैं, तो कहते हैं उनकी गुणवत्ता, उनकी दक्षता पर लोगों को विश्वास कम हो जाएगा। समझे इस बात को। इन विद्वानों ने कहा है कि बार बार अगर न्यायपालिका
कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करे, विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप करे, तो लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा कि यार न्यायपालिका जब इनको पुश करती है तब ये लोग काम करते हैं, अदरवाइज करते ही नहीं। तो इसका मतलब है कार्यपालिका और विधायिका के प्रति लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। तो वैसे भी जो काम नहीं करता है उसके प्रति विश्वास तो वैसे भी कम हो जाता है। ये कौन सी नई बात है? जो काम करेगा विश्वास उसी के प्रति रहेगा ना। तो लेकिन आलोचना का बिंदु विद्वानों ने बनाया है। तो हम निष्कर्ष क्या देंगे भाई? निष्कर्ष क्या देंगे? हमें सिविल सर्विसेज लिखने के लिए आ जाएगा तो हम दोनों बातें तो बताएंगे इसके पक्ष में कि कुछ विद्वानों ने इसके पक्ष में तर्क दिए हैं, तो कुछ विद्वानों ने इसके विपक्ष में तर्क दिए हैं, और वो उनके अपने अपने तर्क हैं। लेकिन हम क्या निष्कर्ष क्या देंगे? मीन्स में अगर लिखने के लिए आया तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, आइए सुनते हैं, समझते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, न्यायिक सक्रियता वर्सेस न्यायिक संयम। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, सक्रियता वर्सेस न्यायिक संयम। बस यही निष्कर्ष है, समझ लो ध्यान से। इसमें यह कहा गया है, ये बोला गया है कि न्यायिक संयम न्यायिक व्याख्या का एक सिद्धांत है। समझो जरा ध्यान से, न्यायिक संयम जो है न्यायिक व्याख्या का एक सिद्धांत है। जो न्यायाधीशों को स्वयं अपनी शक्तियों के प्रयोग को सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो न्यायाधीशों को अपनी शक्तियों के प्रयोग को सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब ये हुआ सीधा सा मतलब ये हुआ कि न्यायिक सक्रियता अच्छी चीज है, बट अति न्यायिक सक्रियता नहीं होनी चाहिए। अर्थात न्यायाधीशों को जब तक मामला बहुत ही जेन्युइन ना हो तब तक न्यायाधीशों को अर्थात न्यायपालिका को ना तो विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप करना चाहिए और ना ही न्यायपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी उनको संयम बरतना चाहिए। ऐसा नहीं कि जरा सा देखा कि चाहिए काम नहीं कर रहे हो और एकदम जोश में आ गए और उसके ऊपर सवार हो गए, तो ये तो अच्छी बात नहीं ना। तो कब सवार होना है? जब लगे कि नहीं वास्तव में ये जेन्युइन बात है और ये काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को एक्टिविज्म में आना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। तो आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा? न्यायिक सक्रियता भारतीय जनता या किसी भी देश की जनता के हित में होता है, और लेकिन अति सक्रियता अच्छी बात नहीं है। तो न्यायपालिका को यानी न्यायाधीशों को संयम बरतने की ज़रूरत होती है, उन्हें धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। क्लियर? जब मामला बिल्कुल जेन्युइन हो तो ऐसी स्थिति में इन्हें सक्रिय होना चाहिए। तो न्यायिक संयम का कुछ उदाहरण भी देखना चाहिए। तो भारत में कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं न्यायिक संयम के, इसके एग्जाम्पल हैं। तो ऐसा नहीं कि न्यायिक सक्रियता अति सक्रियता है, भारत में संयम बरतते हैं। तो एक न्यायिक संयम का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान स्टेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, जिसमें न्यायालय ने इस आधार पर याचिका को खारिज किया था कि इसमें राजनीतिक प्रश्न सम्मिलित है, इसलिए न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब एक केस गया, ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से समझो। इसका न्यायिक संयम का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। न्यायिक संयम का एग्जाम्पल, एक केस आया था राजस्थान
वर्सेस भारत संघ। आपको मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगा अगर कोई राज्य और संघ के बीच का विवाद है या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद है तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, वो उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। लेकिन इसमें कोई संवैधानिक मामला हो या विधि का कोई प्रश्न हो तो सुप्रीम कोर्ट इसे देखेगा। अदरवाइज अगर इसमें कोई राजनीतिक प्रश्न है, राजनीतिक पॉलिटिकल इशू है, राजनीतिक प्रश्न है तो सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं देखेगा। तो ऐसा केस एक बार गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे नहीं देखेंगे, इस याचिका को खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि राजनीतिक प्रश्न है और इसलिए हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये न्यायिक संयम का एग्जाम्पल हुआ ना। अगर इसमें भी उतावला होता न्यायालय और घुस जाता और हस्तक्षेप करने लगता तो ये जरूरी नहीं है ना। तो जो बहुत जरूरी मामले हैं उनमें हस्तक्षेप करें। तो यही हमारा इसका कंक्लूजन होगा। अब यहाँ पर एक टर्म मिलेगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे जनहित याचिका के रूप में। ओके, तो आइए बात करते हैं हम लोग जनहित याचिका की। जल्दी से इसको खत्म करते हैं। जनहित याचिका ये क्या है? PIL एक मिनट। जनहित याचिका इसको कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका, यानी ये एक ऐसी याचिका है जो जनहित के लिए है, लोगों के हित के लिए है। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझते हैं। ये जनहित याचिका है क्या? तो जनहित याचिका के बारे में पहले दो बातें आप जानो। ये जो अभी हमने जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ा, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का ही प्रोडक्ट है। तो PIL इज अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। एक बात आपको ये जाननी है, और दूसरी बात आपको जाननी है इसके बारे में, जो दूसरा पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, ये जो PIL है ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक साधन भी है। तो PIL ये साधन है किसका? जुडिशियल एक्टिविज्म का। जुडिशियल एक्टिविज्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो समझो, जुडिशियल एक्टिविज्म और PIL में ये रिलेशन आपको हमने बताया। अब देखो समझो, जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, समझो ध्यान से। अब जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, और ये बेचारा बड़ा कमज़ोर है, ये कोई काम करने में सक्षम नहीं है, ये मान लो विकलांग है, ये कहीं आ जा नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो असहाय है, ये न्यायालय जाने में सक्षम नहीं है और इसका कोई अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ और ये बेचारा न्यायालय जा नहीं सकता है, गरीब है ना, विकलांग है,
ये नहीं जा सकता, पैसे नहीं है इसके पास और इसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ। तो जब ये नहीं जा सकता है तो समाज में कोई ऐसे बहुत सारे संगठन होते हैं ना, कोई संगठन होते हैं जिसको कहते हैं सामाजिक संगठन। या कोई एक व्यक्ति अथवा एक व्यक्ति इसको लगा कि यार इस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और ये बेचारा सक्षम नहीं है, तो ये व्यक्ति या ये सामाजिक संगठन इस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय चले गए। ये अपने लिए नहीं गए, तो ये दोनों अपने लिए नहीं, इस व्यक्ति को जो असहाय व्यक्ति है इसको निर्णय दिलाने के लिए इसकी तरफ से ये लोग चले गए कहाँ? ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। ये सामाजिक संगठन भी हो सकता है, कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है जो इसकी मदद करना चाहता है इस असहाय व्यक्ति की, तो इसकी तरफ से ये चले गए सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर याचिका दायर कर दी। तो ये याचिका इस व्यक्ति की सहायता करेगा, तो इसको बोलेंगे पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन। बहुत ध्यान से समझना। तो इन लोगों ने इस व्यक्ति की सहायता के लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन लोगों ने असहाय व्यक्ति की सहायता के लिए, असहाय व्यक्ति की सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका दायर कर दी तो इस व्यक्ति को न्याय मिल जाएगा। तो बेचारा जो असहाय था इसको सहायता हो गई और ये लोग दिल से इसकी सहायता करना चाह रहे थे। तो ये जो याचिका दायर होगी इसको बोलेंगे पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन। है ABPIL, है ABPIL, ये पर्सनल है, केवल एक व्यक्ति की सहायता यहाँ पर की जा रही है। और अगर यही किसी एक समुदाय की सहायता की जाए, मान लीजिए कि कोई एक विकलांग वर्ग है जिसके अधिकारों का संरक्षण नहीं हो रहा है, तो उस विकलांग वर्ग की सहायता करने के लिए ये संगठन, ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देता है और जितना भी विकलांग वर्ग है सभी को उससे मदद मिल गई, तो वो हो जाएगी जनहित याचिका, पब्लिक, है ना। और अगर एक व्यक्ति के लिए तो पर्सनल, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो बेचारे न्याय से वंचित असहाय लोग हैं उनको कोई दूसरा व्यक्ति न्याय दिलाने के लिए याचिका दायर कर सकता है, यही है PIL। तो आप देखो PIL प्रोडक्ट है किसका? जुडिशियल एक्टिविज्म का। तो न्यायालय एक्टिव हो गया, जैसे PIL, जैसे ये यहाँ पर बताया गया तो न्यायालय एकदम एक्टिव हो गया, और एक्टिव हो गया तो इस याचिका पर सुनवाई हो जाएगी। तो ये PIL किसका प्रोडक्ट हो गया? जुडिशियल एक्टिविज्म का। और अगर PIL दायर की गई तो न्यायालय एक्टिव हुआ, किसकी वजह से? PIL दायर करने के बाद, यानी PIL दायर करने के बाद ये न्यायालय एक्टिव हुआ। तो ये एक्टिव किस वजह से हुआ? PIL की वजह से। तो PIL जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या हो गया? साधन हो गया। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अगर किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ध्यान से समझना, और वो व्यक्ति असहाय है, जा नहीं सकता है, वो वर्ग जा नहीं सकता है, तो कोई दूसरा उसकी तरफ से याचिका दायर कर दे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके फंडामेंटल राइट को वापस मिल जाएगा। तो वो भी एक PIL है। और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दे तो वो भी PIL है। तो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की जाएगी और हाई कोर्ट में भी दायर की जाएगी, लेकिन वो व्यक्ति जिसे न्याय चाहिए वो नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो बढ़िया है। एक मिनट, जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पर, वो लोग जल्दी से बताएं कि ये समझ में आ रही है। ठीक है, तो जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया है, और अब इसमें हम कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो जनहित याचिका भारत में लाया कौन? तो जनहित याचिका लाए थे भारत में बहुत ही
फेमस न्यायाधीश हुए हैं जिनका नाम है P.N. भगवती। ये बहुत पूछा जाता है। तो भारत में जब जनहित याचिका आई थी तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के CJI कौन थे? P.N. भगवती। इनका रोल है जनहित याचिका लाने में। और साथ में एक न्यायाधीश हैं और जिनका नाम जुड़ा हुआ है V.R. कृष्ण अय्यर। V.R. कृष्ण अय्यर, इनका भी नाम जुड़ा है जनहित याचिका से। दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत पूछे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में इसकी शुरुआत 1980 के डिकेड में शुरू हुई थी। मतलब भारत में PIL 1980 के दशक में शुरू हुआ था। जनहित याचिका के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसको सामाजिक क्रिया याचिका भी कहते हैं, इसको सामाजिक हित याचिका कहते हैं क्योंकि पूरे समाज का हित भी इससे होता है, और वर्गीय क्रिया याचिका, वर्गीय एक वर्ग का भी इससे कल्याण होता है। तो सामाजिक क्रिया याचिका, वर्गीय क्रिया याचिका और सामाजिक हित याचिका, इसके कई नाम हैं। PIL का अर्थ आपको मैंने बता ही दिया, यानी कोई जन भावना वाला व्यक्ति जो जनता के प्रति भावना रखता है, उसको जनता का कष्ट देखा नहीं जाता है, तो वो कोई संगठन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, तो उसे न्याय दिलाने के लिए उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। ओके, PIL का उद्देश्य क्या है? PIL का उद्देश्य क्या है? कानून के शासन की रक्षा करना, पहला उद्देश्य। नोट करिए इसको, मैं नहीं लिखूंगा, नहीं, मैं बोल दे रहा हूं, नोट करो। PIL का उद्देश्य क्या है? पहला, कानून के शासन की रक्षा करना। अगर PIL जारी की जाएगी तो देश में कानून उसे सुरक्षा देगा। तो ये कानून के शासन की रक्षा करना हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। दूसरा, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, सामाजिक, ध्यान से सुनना, सामाजिक आर्थिक यानी सोशल और इकोनॉमिक रूप से जो वीकर लोग हैं, यानी सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक न्याय की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना। ये कमजोर था, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बेचारा नहीं जा सकता था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसको न्याय नहीं मिल रहा था, इसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, तो ये लोग इसको न्याय दिला दिए। तो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावी पहुंच दिलाना, यही है PIL का उद्देश्य। 2 उद्देश्य बता दिए। तीसरा, मूल अधिकारों को सार्थक रूप प्रदान करना। अगर इसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ये बेचारा जा ही नहीं पा रहा है, ये पर्टिकुलर वर्ग में आता है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है और ये जा नहीं पाता है, तो फिर इसके लिए मूल अधिकार सार्थक नहीं हुए ना, तो ये कोई दूसरा व्यक्ति PIL के माध्यम से इसको मूल अधिकार वापस दिला देगा। तो मूल अधिकारों को सार्थक रूप प्रदान किया जाता है PIL के माध्यम से। ये भी PIL का एक उद्देश्य। क्लियर? चलो और बातें करते हैं। PIL की विशेषता क्या है? सुनो बच्चों ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। गरीब जनता तक न्याय को सुलभ बनाने में सहायक होता है। ये गरीब जनता को, ध्यान से सुनो, गरीब जनता को जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो उनको न्याय को सुलभ बनाने में सहायता करना। PIL के माध्यम से उनको न्याय तक पहुंच इजी कर दी जाती है इसके माध्यम से। नेक्स्ट, PIL का उद्देश्य जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जनहित याचिका। तो जो जनहित याचिका का मीनिंग है, उसका मतलब ही है एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे सार्वजनिक हित की बात करता है, ना कि केवल व्यक्तिगत। व्यक्तिगत हित तो तब होगा जब एक के लिए हो, तो ये तो लेकिन जनहित है। समाज के कमजोर वर्गों के संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकारों के संरक्षण की दिशा में ये एक प्रयास, क्या बोला मैंने, समाज के कमजोर वर्गों के
सामाजिक अथवा कानूनी अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक ये एफर्ट है, ये एक प्रयास है। क्लियर होगी बात? अब पीआईएल के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। पीआईएल के प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर बता देते हैं कि किन किन क्षेत्रों में पीआईएल दायर की जा सकती है। तो पीआईएल के प्रमुख क्षेत्र, पीआईएल के प्रमुख क्षेत्र, पहला बंधुआ मजदूर, है ना, नोट करते जाओ साथ साथ में, बंधुआ मजदूर। अब मान लो कोई बंधुआ मजदूर है और बंधुआ मजदूर के तो बेचारे के अधिकारों का उल्लंघन ही हो रहा है और वो बेचारा कहीं जा ही नहीं सकता है, बंधुआ है। तो कोई दूसरा व्यक्ति, कोई सामाजिक संगठन इसकी मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका बंधुआ मजदूरों के लिए दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट इन्हें बंधुआ मजदूरी से निजात दिला सकता है। तो एक विषय क्षेत्र ये हो गया, यानी बंधुआ मजदूरी अगर हो रही है भारत में तो कुछ लोग जो बंधुआ मजदूरी के खिलाफ हैं वो मदद कर सकते हैं पीआईएल के माध्यम से। क्लियर? अच्छा, पीआईएल जो है ना, ये पत्र के माध्यम से भी, पत्र भेजकर भी ये याचिका दायर हो जाती है। क्लियर? समाचार पत्रों में भी इस मामले को उठा दिया जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले लेगा। बात समझ रहे हो? ये ध्यान रखना। तो जैसे उपेक्षित बच्चे हैं समाज में, उपेक्षित बच्चे मतलब जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, समाज में इनकी पूछ नहीं है, अब इनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उपेक्षित बच्चों को न्याय दिलाने के लिए भी जनहित याचिका का प्रयोग किया जा सकता है। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का मामला, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का मामला भी उठाया जा सकता है पीआईएल के माध्यम से। मजदूरी का जो मामला है वो कोई संगठन, कोई व्यक्ति इनके लिए पीआईएल के माध्यम से उठा सकता है। श्रम कानूनों का उल्लंघन जैसे हो रहा है, लेबर लॉज, श्रम कानूनों का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ लेबर लॉज, तो इसके लिए भी पीआईएल का सहारा लिया जा सकता है। जेलों में कैदियों का उत्पीड़न होता है जैसे, है ना, जेलों में कैदियों का उत्पीड़न, अगर जेलों में कैदियों का उत्पीड़न हो रहा है तो उनकी बेचारों की कौन सुनेगा? जेल में कैदियों को अनावश्यक सताया जा रहा है, तो ऐसे कोई सामाजिक संगठन या कोई सामाजिक कार्यकर्ता इनके लिए जनहित याचिका के माध्यम से इनके उत्पीड़न को रुकवा सकता है। पुलिस प्रताड़ना, पुलिस मान लो किसी को कैद कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस गिरफ्तार करके उसका स्वागत तो नहीं करेगी, उसको प्रताड़ित करती है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। तो ऐसा व्यक्ति बेचारा जा ही नहीं पा रहा है सुप्रीम कोर्ट, उसको बहुत प्रताड़ित कर रही है पुलिस, तो इसकी हेल्प करने के लिए सामाजिक संगठन या कोई व्यक्ति जनहित याचिका के माध्यम से उनकी सहायता कर सकता है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले, महिलाओं पर बहुत सारे अत्याचार होते हैं, महिलाओं पर अत्याचार के मामले, महिला डरती है, अत्याचार सहती रहती है और बेचारी नहीं जा सकती है, तो कोई सामाजिक संगठन, कोई व्यक्ति इनकी मदद के लिए पीआईएल दायर कर सकती है। पर्यावरण प्रदूषण और भी लिख सकते हो यहाँ पर, पर्यावरण प्रदूषण अगर है तो इससे क्या होगा? एक व्यक्ति तो इससे प्रभावित होगा नहीं, सभी वर्ग प्रभावित होंगे। तो कोई संगठन इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के माध्यम से उठा सकता है। क्लियर? चलो, तो अब पीआईएल का दुरुपयोग भी हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कुछ गाइडलाइन भी जारी की है पीआईएल के दुरुपयोग को रोकने के लिए। तो जैसे अगर कोई वास्तव में जेन्युइन मामला है तो फिर पीआईएल पर विचार करना चाहिए, अगर जेन्युइन मामला नहीं है तो फिर विचार नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका मिसयूज भी होता है। तो गाइडलाइन बना दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए।
प्रत्येक न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से PIL से निपटने के लिए अपनी प्रक्रिया स्वयं विकसित कर सकता है। ऐसी कुछ बातें कही हैं, कोई खास नहीं है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी भाषा में जनहित याचिका और जुडिशियल एक्टिविज्म को कवर करने का प्रयास किया। तो लेक्चर आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।